नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मगध एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट का क्लास हम लोग क्या किए थे, शुरू किए थे, और जिसमें हम लोग अभी तक टोटल जो है वो 2 प्रैक्टिस सेट हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का जो है वो यहाँ पे थर्ड क्लास रहने वाला, थर्ड प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं जितने भी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट अभी तक हम लोग किए हैं 2 सेट, वो सभी आप लोग अच्छे तरीके से क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे रिविजन कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। और ये प्रैक्टिस सेट किन 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 लोगों के लिए रहने वाला है, तो ये जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है वो एसएससी और रेलवे कि जो लोग भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, सभी एग्जाम के लिए क्या रहने वाला है, ये क्लास जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, डेली की तरह हम लोग 20 क्वेश्चन ही करेंगे, लेकिन हम लोग केवल आंसर नहीं यहाँ पे पढ़ते हैं। जब 20 क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन रहता है उसके जो भी आपका टॉपिक दिया रहता है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कवर करते हैं, ताकि पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आपके सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताओं को निर्दिष्ट करता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। ये आपसे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर्टिकल 153, 155 या फिर 157 या फिर 161। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 153 जो है वो आपका क्या बोलता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होगा, यहाँ पे प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा, यहाँ पे एक राज्यपाल होगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आर्टिकल 153 में है। आपका जो यहाँ पे दिया गया आर्टिकल 155, आर्टिकल 155 आपका ये बोलता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। जो राष्ट्रपति है वो कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। ये कौन से आर्टिकल में है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। ये कौन से आर्टिकल में, तो ये जो है वो आपका आर्टिकल 155 में है। तो जो आर्टिकल 154 था उसमें क्या था, तो जो आर्टिकल 154 था इसमें है कि राज्य की जो यहाँ पे जो राज्य की जो आपका कार्यपालिका शक्ति है, मतलब कि एग्जीक्यूटिव पावर है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति वो किस में निहित रहती है, तो राज्यपाल में निहित रहती है। गवर्नर में क्या रहती है, यहाँ पे निहित रहती है। राज्यपाल में क्या रहती है, यहाँ पे निहित रहती है, निहित होगी। ठीक है, फिर आपका दिया गया यहाँ पे 157, लेकिन बीच में आपका आता है क्या, 156 आता है। तो 156 को भी हम लोग देखते चलते हैं। तो 156 में ये बोला गया है कि जो राज्यपाल, जो आपका गवर्नर होंगे, जो कौन होंगे, गवर्नर होंगे, उनका जो कार्यकाल होगा, गवर्नर का जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्षों का होगा, जल्दी से बताएंगे, 5 वर्षों का होगा। कितने वर्षों का होगा, यहाँ पे 5 वर्षों का होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 157 में। तो 157 आपका ये बोलता है कि राज्यपाल बनने की योग्यता, इसका क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन बोला गया है, किसका यहाँ पे क्वालिफिकेशन बोला गया है, इसका क्या योग्यता है, ये किसमें बोला गया, यहाँ पे 157 में। जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, जो मिनिमम एज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे गवर्नर के लिए वो 35 वर्ष रहना चाहिए। ठीक है, जो आपका यहाँ पे आर्टिकल 161 है, लेकिन उससे पहले हम लोग आते हैं आर्टिकल 158 में। 158 आपका ये बोलता है कि ऑफिस का कंडीशन, राज्यपाल के पद की जो शर्तें बताता है, किसका बताता है, यहाँ पे पद की जो शर्त होगा वो क्या होगा, पद की शर्तें वो क्या करता है, ये बताता है। 158 में बोला गया। ठीक है, 159 में आ जाता है यहाँ पे शपथ की बात। 159 में किसकी बात आ जाती है, शपथ की बात आती है। फिर 161 में आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे क्षमादान करने की शक्ति, राज्यपाल मतलब कि जो गवर्नर होंगे, गवर्नर की क्षमादान, गवर्नर की क्षमादान की शक्ति किसमें, यहाँ पे किसमें है, तो यहाँ पे 161 में है। ठीक है, ये सभी जो है गवर्नर से रिलेटेड ही आर्टिकल आपको बताया जा रहा है। उसके बाद आता है 163 में। तो 163 में क्या होता है, जो गवर्नर होता है ये क्या करेगा, गवर्नर को जो है वो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब क्या, यहाँ पे मंत्री परिषद, गवर्नर को मंत्री परिषद, गवर्नर को मंत्री परिषद क्या करेंगे, यहाँ पे सहायता और सलाह देती है। गवर्नर को जो है वो मंत्री परिषद क्या करते हैं, यहाँ पे सहायता और क्या देती है, यहाँ पे सलाह देती है। ठीक है, अब 164 में हम लोग को क्या बोला गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री जो सीएम होंगे उनकी जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, यहाँ पे गवर्नर करता है। ठीक है, तथा अन्य जो यहाँ पे मंत्री होते हैं उसकी जो नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री की सलाह पे करते हैं। ठीक है, कौन, गवर्नर।
तो उम्मीद करते हैं ये सभी चीज आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो क्वालिफिकेशन की बात करता है, योग्यता की बात करता है। तो क्वालिफिकेशन किसमें है, जल्दी से आप ढूंढ कर बताइए क्या हो जाएगा, 157 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे बोला गया है कि पौधे में कौन सा उत्तक जोड़ों से पानी और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ये आपसे पूछा गया है कि पौधों में जो कौन सा उत्तक जो है वो जड़ों में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो सबसे पहले क्या दिया गया, यहाँ पे फ्लोएम दिया गया है। तो जो फ्लोएम है वो भोजन का क्या करता है, यहाँ पे परिवहन करता है। क्या करता है, यहाँ पे भोजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, यहाँ पे परिवहन करने का काम करता है। ठीक है, जो जाइलम है, जाइलम किसके लिए हो जाएगा, तो पानी प्लस खनिज के लिए। इसके लिए यहाँ पे पानी प्लस खनिज के लिए, पानी और खनिजों को क्या करता है, यहाँ पे परिवहन करता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जो आपका यहाँ पे पैरेन्काइमा हो जाएगा, पैरेन्काइमा जो है वो भोजन, पैरेन्काइमा जो है वो भोजन प्लस पानी को क्या करता है, यहाँ पे संग्रह करता है, मतलब कि क्या करके रखता है, यहाँ पे स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका यहाँ पे कोलेनकाइमा हो जाएगा, जो कोलेनकाइमा हो जाएगा ये क्या करता है, तो ये पौधों को जो है, ये पौधों को जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मतलब कि ये पौधों को क्या देता है, यहाँ पे लचीलापन देता है। कौन, तो कोलेन कायमा, कोलेन कायमा जो है वो क्या देता है, यहाँ पे लचीलापन देता है। किसको, पौधों को। तो कोलेन लचीलापन, पैरन जो होगा वो क्या करेगा, भोजन प्लस पानी को क्या करेगा, यहाँ पे संग्रह करता है। अगर इसी के साथ साथ यहाँ पे बोल दिया जाए कि जो आपका स्क्लेरन कायमा हो जाएगा, कौन सा, यहाँ पे स्क्लेरन कायमा, SCLERENCHYMA। ठीक है, तो ये जो स्क्लेरन कायमा हो जाएगा ये किसके लिए होता है, तो ये जो है वो पौधों को क्या करता है, यहाँ पे मजबूती, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ देता है। स्ट्रेंथ कौन देता है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ एस से होता है। तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, एस फॉर स्ट्रेंथ, एस फॉर मजबूती। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद अगर यहाँ पे बात की जाए किसकी, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, जो अस्थायी उत्तक होते हैं, वो वृद्धि रोकने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे बनने वाले उत्तक होते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यू की, तो ये क्या करता है, यहाँ पे पौधों की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। कौन, मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो ये सभी आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, यहाँ पे वाटर और मिनरल, पानी और खनिजों के परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो जाइलम होता है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी चीज आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डोडा बेटा किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, जो डोडा बेटा है वो किस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो जो आपका यहाँ पे नीलगिरी पर्वत क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का बिल्कुल सही आंसर होगा। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हम लोग क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। डोडा बेटा जो है वो क्या है, नीलगिरी पर्वतमाला की क्या सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये जो वो स्थित कहाँ पे है, तो ये जो डोडा बेटा है ये कहाँ पे स्थित है, तो तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी कहाँ, तो तमिलनाडु के ऊटी में, तमिलनाडु के ऊटी के पास क्या है ये स्थित है। इसका जो हाइट हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी, वो लगभग कितना हो जाएगा, तो 2637 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2637 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है नीलगिरी पर्वत, जो नीलगिरी पर्वत है वो क्या होता है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट और जो आपका पूर्वी घाट मतलब पश्चिमी घाट, और जो आपका ईस्टर्न घाट मतलब कि क्या होता है, यहाँ पे पूर्वी घाट का मिलन बनकर क्या बनता है, यहाँ पे नीलगिरी पर्वत पर होता है। जो आपका वेस्टर्न घाट है, जो आपका पश्चिमी घाट है, ठीक है, और जो पूर्वी घाट है, उन दोनों का मिलन जो है वो कहाँ पर होता है, तो नीलगिरी पर्वत पर होता है। और ये जो ऊटी है, ऊटी को ही क्या बोला जाता है, यहाँ पे क्वीन ऑफ हिल स्टेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो क्वीन ऑफ हिल स्टेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिर से बोलेंगे, एक बार रिपीट करेंगे, क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस कहा जाता है किसको, ऊटी को। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए अन्नामलाई। ठीक है, तो जो अन्नामलाई है, जो अन्नामलाई पर्वतमाला है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अन्नामुड़ी हो जाएगी। अन्नामलाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे अन्नामुड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसकी जो अन्नामुड़ी की जो यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगी वो 2695 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर यहाँ पे अन्नामुड़ी की बात की जाए तो ये जो है वो क्या हो जाएगी, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर सबसे ऊंची चोटी बोला जाए, कहाँ का सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत का बोला जाए, तब आपको क्या लगाना है, यहाँ पे अन्नामुड़ी लगाना है। लेकिन अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी बोला जाए, क्या बोल दिया जाए, यहाँ पे भारत की ऊंची चोटी, ये तो हो गया दक्षिण भारत। लेकिन अगर भारत की पूछ लिया जाए तो भारत की जो ऊंची चोटी हो जाएगी,
क्या हो जाएगी यहाँ पे भारत की जो ऊंची चोटी हो जाएगी वो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे लिख लीजिएगा। भारत की सबसे ऊंची जो चोटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाएगी, जिसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, तो 8,586 मीटर हो जाएगा। 8,586 मीटर हो जाएगा। अगर यहीं पे बात की जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे आगे लिख लीजिएगा आप लोग। हिमालय की सबसे जो ऊंची चोटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। और माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8,848.86 मीटर। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो अरावली यहाँ पे पर्वत हो जाएगा, जो अरावली पर्वत माला है उसकी जो यहाँ पे ऊंची चोटी की बात की जाए, यहाँ पे किसकी, यहाँ पे अरावली, अरावली पर्वतमाला, इसकी अगर यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुरु शिखर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुरु शिखर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुरु शिखर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगर यहीं पे बात कर दिया जाए किसका, सतपुड़ा, यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी मतलब सतपुड़ा यहाँ पे पर्वतमाला की, सतपुड़ा पर्वतमाला की, तो जो सतपुड़ा पर्वतमाला हो जाएगा इसकी जो ऊंची चोटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से धूपगढ़ हो जाएगी। ठीक बात है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर बात किया जाए क्या, तो यहाँ पे कार्डमम की, इसकी यहाँ पे कार्डमम की, कार्डमम मतलब क्या है, यहाँ पे इलायची, इलायची पर्वतमाला की अगर बात किया जाए, इलायची पर्वतमाला की अगर बात की जाए तो इसकी जो ऊंची चोटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगस्त्य मलाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ से अगस्त्य मलाई हो जाएगी। अगर यहीं पे पूछा जाए, ये अभी हम लोग क्या बोल रहे थे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर यहीं पे बोला जाए पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर यहीं पे बोला जाए पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो पश्चिम भारत की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, तो अन्नामुड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पे अन्नामुड़ी हो जाएगी। इसकी सबसे ऊंची चोटी तो पश्चिमी घाट की, सॉरी, अन्नामुड़ी, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे पश्चिमी भारत नहीं, क्योंकि उत्तर भारत, ये दक्षिण भारत था, ये क्या हो जाएगा पश्चिमी घाट की, पश्चिम घाट की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी वो कौन हो जाएगी, यहाँ पे अरमे, यहाँ पे अन्नामुड़ी हो जाएगी। अगर यहीं पे बोला जाए जो पूर्वी घाट होगा, जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे जिंदा घड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पे जिंदा घड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिंदा घड़ा हो जाएगा। तो ये जो है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, क्या भारत की सबसे ऊंची चोटी, जल्दी जल्दी रिपीट करते जाइएगा, कंचनजंगा। ठीक है, अन्नामुड़ी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और अन्नामुड़ी ही जो है वो पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की ऊंची चोटी की बात की जाए तो जिंदागढ़ा हो जाएगा, कड़वाम इलायची का अगस्त मलाई, अरावली पर्वतमाला का गुरु शिखर, सतपुड़ा का धूपगढ़, हिमालय का क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, डोडा बेटा कौन से यहाँ पे है, तो डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी पहाड़ी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे क्या बोला गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु जो थे वो कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु जो थे वो कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास मतलब CR दास, या फिर महात्मा गांधी, या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास, CR दास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। जो चित्तरंजन दास थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, CR दास को ही क्या बोला जाता है, तो देश बंधु, क्या बोला जाता है यहाँ पे, देश बंधु के नाम से भी क्या किया जाता है यहाँ पे हम लोग जानते हैं। ठीक है, 1923 में जो यहाँ पे 1923 है, 1923 में जो मोतीलाल नेहरू थे, 1923 में कौन, तो 1923 में जो मोतीलाल नेहरू थे वो क्या किए, तो जल्दी से बताएंगे। तो 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ जो है वो मिलकर क्या किए थे, यहाँ पे CR दास, 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने क्या किया था, यहाँ पे स्वराज पार्टी की क्या की थी, यहाँ पे स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो कब की थी, तो यहाँ पे तो जो है 1923 में की थी। कब, यहाँ पे किसके साथ मिलकर, तो यहाँ पे जो CR दास जो है वो मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर क्या किए थे, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया कि सुभाष चंद्र बोस थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने यहाँ पे 1921 में क्या किए, यहाँ पे ICS मतलब इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी क्या की है, यहाँ पे छोड़कर जो है वो क्या किए, यहाँ पे स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में क्या हो गए, यहाँ पे शामिल हुए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो 1938 का जब समय आता है तो 1938 में जो है वो त्रिपुरी अधिवेशन में ये क्या किए थे सुभाष चंद्र बोस, तो त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था उसमें क्या किए थे, ये अध्यक्ष बने थे। कौन से अधिवेशन में, यहाँ पे तो त्रिपुरी
अधिवेशन में क्या किए थे, यहाँ पे दोबारा अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में इन्होंने ही मतलब सुभाष चंद्र बोस ने ही क्या किया था यहाँ पे 1939 में, कब, तो 1939 में जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक था, फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या कर दी थी, यहाँ पे स्थापना की थी। ठीक है, तो ये सभी बात को आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे अगर यहाँ पे बोल दिया गया है, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के जो है यहाँ पे राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, तो वो कौन हो जाएंगे, CR दास हो जाएंगे। लेकिन यहीं पे बात कर दी जाए यहाँ पे महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी के जो यहाँ पे राजनीतिक गुरु हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, तो अगर महात्मा गांधी के पूछ दिया जाए, महात्मा गांधी से कई अगर पूछ दिया जाए तो वो कौन हो जाएंगे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, गोपाल गोपाल कृष्ण गोखले जी हो जाएंगे। अगर यहीं पे हम लोग बात कर दिए किसके यहाँ पे, तो यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले ही दिया गया, तो जो कि क्या हो जाएंगे, यहाँ पे महात्मा गांधी जी के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया यहाँ पे, तो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 ने प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो यहाँ पे जोड़ा है, ये आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बताना है। रिपब्लिक, सेकुलर, लिबर्टी, जस्टिस, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, स्वतंत्रता या फिर न्याय। The 42nd Constitutional Amendment Act 1976 added which of the following words to the preamble? कौन सा वर्ड जो है वो जोड़ा गया था यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, तो वो क्या हो जाएगा, सेकुलर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो 42वां संविधान संशोधन यहाँ पे जो आपका हुआ था 1976 में, आपको बताए थे कि इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलने का मतलब क्या, कि लघु संविधान भी इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, इसी संशोधन द्वारा जो है वो सोशलिस्ट मतलब कि समाजवादी, जो कि यहाँ पे अभी नहीं है आपका लिखा हुआ ऑप्शन में परसेंट नहीं है, तो लिख देते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या क्या जोड़ा गया था यहाँ पे प्रस्तावना में। तो एक तो हो गया आपका सेकुलर, सेकुलर मतलब क्या हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष। उसके बाद आपका जो जोड़ा गया था वो क्या जोड़ा गया था यहाँ पे, सोशलिस्ट। क्या जोड़ा गया था यहाँ पे, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, समाजवादी। उसके बाद आपका यहाँ पे और क्या जोड़ा गया था, यहाँ पे इंटीग्रिटी। तो ये जो वर्ड थे वो आपके क्या किए थे, प्रस्तावना में प्रियम्बल में क्या किए गए थे, यहाँ पे जोड़े गए थे। अखंडता, ये क्या किया गया था, शब्द जो है वो प्रस्तावना में क्या कर दिए गए थे, जोड़े गए थे। ये जो संविधान संशोधन है 1976 में हुआ था, और इस समय जो कार्यकाल चल रहा था वो किनका चल रहा था, तो इस समय जो कार्यकाल था वो इंदिरा गांधी जी का चल रहा था। किनका चल रहा था, तो इंदिरा गांधी का चल रहा था। ठीक है, इसी संविधान संशोधन द्वारा जो है वो क्या जोड़ा गया था, तो यहाँ पे याद कीजिए, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है वो मौलिक कर्तव्य को क्या कर दिया गया था। मौलिक कर्तव्य बोलने का मतलब क्या, इंग्लिश में यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या कर दिया गया था, यहाँ पे जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है वो कौन से पार्ट में आएगा, तो मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका पार्ट 4A है। कौन सा पार्ट है, तो ये जो है वो पार्ट 4 है, ए है। अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल क्या हो जाएगा, 51A हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो सिफारिश की थी यहाँ पे मौलिक कर्तव्य को, यहाँ पे तो मौलिक कर्तव्य की जो सिफारिश की गई थी वो क्या की गई थी यहाँ पे, किनके द्वारा, तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, किनके द्वारा, तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है, तो ये सभी चीज को आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे क्या दिया गया है, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। जो सिकंदर महान थे वो भारत पर किस वर्ष जो है वो आक्रमण किए थे, 326 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, या फिर आपका यहाँ पे 712 ईस्वी में। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे सिकंदर महान ने जो भारत पर जो आक्रमण किए थे वो कब किए थे, तो 326 ईसा पूर्व में किए थे यहाँ पे भारत पर आक्रमण। सिकंदर और कौन यहाँ पे, राजा पोरस। कौन, सिकंदर और यहाँ पे जो है सिकंदर प्लस कौन हो जाएंगे यहाँ पे, राजा पोरस। किनका किनका तो युद्ध था, तो सिकंदर प्लस राजा पोरस, राज नहीं यहाँ पे, राजा पोरस के बीच क्या हुआ था यहाँ पे, झेलम नदी। कौन सा नदी, तो यहाँ पे झेलम नदी। तो झेलम नदी के किनारे क्या हुआ था, यहाँ पे युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी युद्ध को जो बोलते हैं यहाँ पे हाई डेस्पीस का युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाई डेस्पीस का युद्ध बोलते हैं। कौन से युद्ध को, यहाँ पे झेलम नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था सिकंदर और राजा पोरस के बीच में, उसे क्या बोलते हैं, हाई डेस्पीस का युद्ध बोलते हैं, यहाँ पे बैटल ऑफ हाई डेस्पीस। ठीक है, राजा पोरस का जो यहाँ पे वास्तविक नाम हो जाता है वो क्या हो जाता है, तो अगर इसका कभी वास्तविक नाम पूछा जाए तो राजा पोरस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुरु कहते हैं इसको। ठीक है,
और सिकंदर के अगर यहाँ पे गुरु की बात की जाए, जो सिकंदर के गुरु हो जाएंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट, इनके जो गुरु हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो सिकंदर के जो गुरु हो जाएंगे अगर यहाँ पे बात की जाए तो वो कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे। ठीक बात है। और सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी, इनकी नहीं, यहाँ पे जो सिकंदर की मृत्यु हुई थी, ये जो एरो है वो सिकंदर के लिए लगाया गया। तो जो सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक, कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो बेबीलोन में। कहाँ पे हुई थी? तो बेबीलोन में जो है वो सिकंदर की क्या हो गई थी? यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। और सिकंदर भारत में जो है वो ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ सका था यहाँ पे, क्योंकि उसकी सेना ने क्या कर दिया था? आगे जाने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। और 356 ईसा पूर्व में जो है वो सिकंदर का क्या हुआ था? इसका अगर जन्म की बात की जाए तो 356 ईसा पूर्व में इसका क्या हो गया था? यहाँ पे जन्म हुआ था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज को आप लोग अच्छे से याद कर रहे होंगे और नोट बनाकर अच्छे तरीके से लिख रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है? अपारदर्शी मतलब ओपिक, ओपेक ऑब्जेक्ट का कौन सा यहाँ पे उदाहरण है? ओपेक अपारदर्शी वस्तु है, कहने का मतलब कि प्रकाश को बिल्कुल भी पार नहीं जाने देता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें से अगर यहाँ पे प्रकाश उस पर लाइट जलाएंगे तो आर पार जो है वो आपका यहाँ पे लाइट नहीं जा पाएगा? तो जल्दी से बताएंगे। तो जैसे आपका देखिए यहाँ पे जल हो गया, जो जल है वो आपका क्या हो जाएगा? तो जो जल हो जाएगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। प्रकाश जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है? यहाँ पे आर पार चला जाता है। बिल्कुल। कांच भी आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसमें भी जो आपका यहाँ पे लाइट है वो भी आर पार हो जाएगा। जो आपका क्लीन एयर है वो भी आपका ट्रांसपेरेंट है। तो वुडन बॉक्स, लकड़ी का बक्सा में अगर आप यहाँ पे टॉर्च लगाएंगे तो क्या लकड़ी के बक्से की उधर आपका यहाँ पे लाइट जा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। इसका मतलब कि वुडन बॉक्स, लकड़ी का बक्सा हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक जो है वो आप अच्छी तरीके से क्या कर लीजिए? यहाँ पे लिख लीजिए। जो ओपेक होता है थोड़ा सा भी लाइट जो है वो नहीं जाने देता है, थोड़ा सा भी लाइट को पास नहीं करेगा, बिल्कुल भी आर पार जाने नहीं देगा। ट्रांसपेरेंट जो आपका पारदर्शी बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है पारदर्शी होता है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट जो हो जाएगा ये क्या करता है? पूरी तरह से जो है वो आपका इसमें जो है वो पूरी तरह से जो है वो आर पार होता है। ठीक है, क्या आर पार होता है? तो लाइट आर पार होता है। फिर आपका यहीं पे बात की जाए ट्रांसलूसेंट की, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये बहुत बार जो है वो डिफरेंस जो है पूछ लिया जाता है यहाँ पे, या फिर उसका उदाहरण पूछ लिया जाता है। तो ट्रांसलूसेंट का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो कुछ मात्रा में, पूरी तरह से नहीं, केवल कुछ मात्रा जो है वो आपका क्या हो जाएगा? लाइट आर पार होगा। जैसे कि आपका ले लिया जाए बटर पेपर हो गया। कौन सा पेपर हो गया यहाँ पे? जैसे आपका वाटर पेपर हो गया। उसके बाद आपका ऑयल्ड पेपर हो गया यहाँ पे। ये सभी में जब आप लाइट को आर पार करना चाहेंगे तो वो आपका जो कुछ ही लाइट को आर पार कर पाएंगे। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जिसमें पूरी तरह से आपका आर पार हो जाए, जैसे वाटर हो गया, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, ग्लास भी आपका क्या है? ट्रांसपेरेंट ही है। फिर आपका क्लीन एयर भी क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये सभी चीज को आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया? प्रसिद्ध संगीतकार कौन? तो अशद अली खान का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है? ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे अशद अली खान का जो संबंध है कौन से वाद्य यंत्र से है? रुद्रवीणा, सरोद, सितार या फिर संतूर? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो उस्ताद जो यहाँ पे अशद अली खान है उनका जो संबंध है वो किससे है? तो रुद्रवीणा से इनका संबंध है। ठीक है, ये जो है ये क्या है? यहाँ पे ध्रुपद। कौन? तो ये कौन यहाँ पे? अशद अली खान जो है वो ध्रुपद शैली के क्या है? यहाँ पे ध्रुपद शैली के जो है वो प्रसिद्ध, ध्रुपद शैली के क्या हो जाएंगे? यहाँ पे प्रसिद्ध संगीतकार थे। ठीक है, रुद्र बीना जो है वो भारत के सबसे प्राचीन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में से एक है, मतलब कि तंत्री वाद्य यंत्र में से एक है। कौन? यहाँ पे रुद्र बीना। ठीक है, इस बात को आपको क्या रखना है? यहाँ पे याद रखना है। और जो उस्ताद अली खान थे, उस्ताद असद अली खान को जो है वो पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और रुद्र बीना जो है वो मुख्य रूप से जो है वो क्लासिकल म्यूजिक में क्या की जाती है? यहाँ पे बजाई जाती है। कौन से म्यूजिक में? तो क्लासिकल म्यूजिक में बजाई जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग, जैसे यहाँ पे हम लोग को उस्ताद अली खान का पूछ लिया गया, वैसे ही बहुत सारे यहाँ पे
एक्स्ट्रा भी यहाँ पे पूछ लिया जाता है, जैसे पंडित रविशंकर का पूछ लिया जाता है कि वो कौन से वाद्य यंत्र से है। उस्ताद अमजद अली खान का अमजद अली खान का पूछ लिया जाए तो वो सरोद से हो जाएगा। तो ये सभी पॉइंट्स को एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कॉपी में क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो सिंपल सा हम लोगों को क्या हो गया, असद अली खान का कौन सा हो जाएगा, रुद्रवीणा हो जाएगा। अगर यहीं पे बात की जाए पंडित रविशंकर की, किसकी, तो पंडित रविशंकर का पहले भी हम लोग का क्लास में जिक्र हो चुका है। तो ये कौन से हो जाएंगे, तो पंडित रविशंकर सितार से हो जाएंगे। फिर उस्ताद अमजद अली खान कौन हो जाएंगे, यहाँ पे उस्ताद अमजद अली खान का आप याद रख सकते हैं, उस्ताद अमजद अली खान। तो उस्ताद अमजद अली खान किससे रिलेटेड हो जाएंगे, तो ये जो हो जाएंगे वो सरोद से रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक बात है। अगर यहाँ पे बात की जाए पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित कौन, यहाँ पे शिव कुमार शर्मा। तो पंडित जो शिव कुमार शर्मा है वो किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे संतूर से रिलेटेड है, ठीक। अगर यहाँ पे बात किया जाए यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, किसका, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो किससे रिलेटेड है, यहाँ पे शहनाई से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, ये किससे रिलेटेड है, तो जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया है ये किससे रिलेटेड हो जाएंगे, तो बांसुरी से रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक बात है। अगर यहीं पे बात की जाए उस्ताद जाकिर हुसैन की, उस्ताद जाकिर हुसैन की, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए ये सबको फिर से यहाँ पे अगर आगे बाई चांस आगे फिर से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर से यही सब फिर से रिवीजन कर लेंगे। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार आप लोगों के लिए अच्छा है। पंडित उस्ताद जाकिर हुसैन किसके हो जाएंगे, यहाँ पे तबला से रिलेटेड हो जाएंगे। अगर यहीं पे बात की जाए तो पंडित किशन महाराज, पंडित कौन, किशन महाराज। तो पंडित किशन महाराज जो है वो कहाँ से रिलेटेड है, तो पंडित किशन महाराज जो है वो किससे रिलेटेड हो जाएंगे, यहाँ पे तबला से हो जाएंगे। तो ये सभी बातों को आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य शैली को किस वर्ष भारत के शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी, क्लासिकल डांस के रूप में मान्यता दी गई थी शास्त्रीय को, तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे 1995 में, 1998 में, 2000 में या फिर 2005 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2000 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो शास्त्रीय का यहाँ पे जो उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ से हुई थी, तो शास्त्रीय नृत्य जो है वो कहाँ का है, यहाँ पे असम से यहाँ पे क्या हुई थी, इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसकी जो शुरुआत है वो किनके द्वारा किया गया था, तो शुरुआत जो है वो श्रीमंत शंकर देव, किनके यहाँ पे, तो श्रीमंत शंकर देव ने की थी इसकी शुरुआत। और संगीत नाटक अकादमी ने 2000 में इसे जो है वो क्या कर दिया था, यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया था। और ये भारत का जो है वो 8वां शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है 8वां। कौन, तो यहाँ पे क्षत्रिय, ठीक है। ये जो नृत्य है, जो ये जो नृत्य है ये वैष्णव मोनेटरीज में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसका नाम जो है वो क्या पड़ा, यहाँ पे क्षत्रिय पड़ा। इसका जो संबंध है वो कौन से धर्म से है, तो इसका जो संबंध है वो वैष्णव धर्म से है। कौन सा धर्म से है, तो वैष्णव धर्म से है। किसका संबंध है, यहाँ पे क्षत्रिय का संबंध है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात किया जाए यहाँ पे भरतनाट्यम की, तो हम लोग देख चुके थे यहाँ पे सारे के सारे। तो फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, लिखेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये सभी चीज हम लोग पहले पढ़ चुके थे, ठीक है। जैसे आपका हो जाता है यहाँ पे भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम कहाँ का है, जल्दी जल्दी बोलते जाएंगे, साथ ही साथ बोलते जाएंगे। चाहे आप लाइब्रेरी में बैठकर पढ़, अच्छा लाइब्रेरी में तो आप नहीं बोल सकते लेकिन मन में तो बोल सकते हैं। यहाँ पे घर में बैठ कर पढ़ रहे हो या फिर कहीं भी आप लोग अगर बोल सकते तो जरूर बोलिएगा, रिवीजन आप ही का होगा। भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का है, तमिलनाडु का। कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, उड़ीसा उड़ीसी, मणिपुरी डांस यहाँ पे मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरल का होगा, क्षत्रिय जो हो जाएंगे वो कहाँ के हो जाएंगे, यहाँ पे असम के हो जाएंगे, ठीक है। तो 8 जो है वो यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य है और 8वां कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे क्षत्रिय हो जाएगा, जो कि 2000 वर्ष में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे, 2023 में कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था 2023 में, 20, 24, 26, 28।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 26 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो अर्जुन पुरस्कार है ये भारत का प्रमुख यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, मतलब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है वो यहाँ पे जो सबसे प्रमुख है वो कौन सा हो जाएगा, अर्जुन अवार्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है वो आपको पता है अर्जुन अवार्ड किसी को अवार्ड कब दिया जाएगा, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मतलब कि अच्छा प्रदर्शन के लिए ही दिया जाता है। तो 2023 में जो है वो 26 खिलाड़ियों को यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे दिया गया था। और ये जो पुरस्कार है वो किनके द्वारा दिया जाता है यहाँ पे, तो ये जो पुरस्कार है वो भारत सरकार, किनके द्वारा, तो भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा क्या किया जाता है, इस पुरस्कार को, अर्जुन पुरस्कार को क्या किया जाता है, यहाँ पे दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी, अर्जुन अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी, तो 1961 में जो है अर्जुन अवार्ड की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ये सभी चीज को आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। अगर यहाँ पे बात कर लिया जाए किसका, यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत जो है वो भी आपका 1961 में हुई थी। 1961 में दो अवार्ड, एक अर्जुन अवार्ड और एक जो है वो आपका यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य जो अवार्ड है ये आपका, इसका जो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है इसका भी जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था, यहाँ पे 1961 में हुआ था। और ये जो है अच्छे उत्कृष्ट कोचों को दिए जाते हैं, यहाँ पे जो कोच होते हैं ना, यहाँ पे उत्कृष्ट कोच उनको दिए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बात किया जाए, यहाँ पे 1991 से 1992, यहाँ पे 91 से 92 के बीच में जो है वो क्या हुआ था, यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की क्या हुई थी, यहाँ पे शुरुआत हुई थी। किन की शुरुआत हुई थी, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की जो शुरुआत हुई थी वो आपका हुआ था। और पहले जो था इसे क्या कहा जाता था, पहले जो इसे जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न बोला जाता था। क्या बोला जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न था इसका पहले, ठीक है। तो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान क्या हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद खेल यहाँ पे पुरस्कार हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे केवल और केवल ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत की बात कर दी जाए तो जो ध्यानचंद पुरस्कार है इसकी जो शुरुआत हो गई वो कब हो जाएगी, तो यहाँ पे 2002 में हो गई। ये पूरा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो कि आपका 91 से 92 का है। लेकिन अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि ध्यानचंद पुरस्कार, केवल और केवल ध्यानचंद पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो 2002 में हुई थी, ठीक है। तो इस बात को आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। और राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है यहाँ पे। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, यहाँ पे 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर यह मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद को क्या बोला जाता है यहाँ पे, तो हॉकी का जादूगर, मतलब कि विजार्ड ऑफ हॉकी, विजार्ड ऑफ हॉकी किन्हें कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने किस शहर में की थी, कलकत्ता, पूना, बॉम्बे या फिर सूरत। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। 1885 में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता जो है वो उमेश चंद्र बनर्जी ने किस शहर में की थी। इन विच सिटी वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 प्रेसिडेड ओवर बाय डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कलकत्ता, पुणे, बॉम्बे या फिर सूरत में से कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बॉम्बे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का बिल्कुल सही आंसर है। हम लोग को पता है कि जो आईएनसी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। पहला जो अधिवेशन हुआ था वो बॉम्बे में, बॉम्बे में कहाँ पे, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ये जो पहला अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में क्या हुआ था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में क्या हुआ था, पहला अधिवेशन हुआ था जो कि बॉम्बे में हुआ था। पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता थे वो कौन कर रहे थे, यहाँ पे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे। और कांग्रेस की स्थापना में जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो किनके द्वारा निभाया गया था, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा निभाया गया था। पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो पहले अधिवेशन में जो है वो 72 प्रतिनिधि ने क्या किया था, यहाँ पे भाग लिए थे।
72 प्रतिनिधियों ने क्या किया था, यहाँ पे भाग लिया था। और कांग्रेस का जो दूसरा सेकंड जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1886 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था सेकंड अधिवेशन, यहाँ पे कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में हुआ था। और जो थर्ड अधिवेशन है जो है वो आपको 1887 में हुआ था। और इसमें जो है वो कहाँ पे हुआ था, तो ये जो है वो आपका मद्रास में हुआ था। तो ये सभी चीज को आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात की जाए कलकत्ता में, तो कलकत्ता में इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन हो जाएंगे, तो दादा भाई नरोजी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, तो दादा भाई नरोजी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको पहले भी बोले थे और ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, ठीक है। तो दादा भाई नरोजी क्या हो जाएंगे, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और इसमें से 400 प्लस जो है वो इसमें क्या किए थे, पार्टिसिपेट किए थे। अगर यहीं पे बात की जाए मद्रास में, तो मद्रास के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, यहाँ पे बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, यहाँ पे बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएंगे यहाँ पे। और कांग्रेस के ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे यहाँ पे, तो ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन हो जाएंगे, बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएंगे, जो कि थर्ड वाले अधिवेशन की क्या कर रहे थे, यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। तो ये सभी बात को आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। अगर यहीं पे बोला जाए कि भारत कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने, तो कांग्रेस के जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे, ठीक है। जो कि यहाँ पे इलाहाबाद अधिवेशन में क्या किए थे, यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। कब, तो 1888 में। कब, तो 1888 में क्या थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे जॉर्ज यूल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जॉर्ज यूल हो जाएंगे। और ये कौन थे, तो अंग्रेज थे। ये कौन थे, तो अंग्रेज थे, ठीक है। तो ये पहले अंग्रेज जो कि यहाँ पे अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, जॉर्ज यूल हो जाएंगे 1888 में, ठीक है। और 1906 का जो अधिवेशन हुआ था, 906 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। 906 का जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। और कौन कर रहे थे, तो दादा भाई नरोजी कर रहे थे। कौन कर रहे थे, तो यहाँ पे दादा भाई नरोजी कर रहे थे, ठीक है। ये कर रहे थे। और इसमें ये खास बात क्या है, तो इसमें ये खास बात है कि पहली बार इसी में 1906 के अधिवेशन में क्या क्या मांग कर दी गई थी, यहाँ पे स्वराज की मांग की गई थी। स्वराज की क्या की गई थी, यहाँ पे मांग उठाई गई थी। कौन से अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, यहाँ पे दादा भाई नरोजी कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद जब आपका यहाँ पे 1907 का जो अधिवेशन आया, 1907 मतलब 1907 का जो अधिवेशन आया वो आपका कहाँ पे हुआ था, 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ था। और इस समय क्या हुआ था, सूरत विभाजन, यहाँ पे मतलब कि सिंपल सा क्या हो गया था, यहाँ पे कांग्रेस गरम दल और नरम दल में क्या हो गए थे, यहाँ पे बट गई थी। कब, 1907 के अधिवेशन में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 1916 का अधिवेशन। 1916 जो है वो उसका अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था। और इसमें जो है गरम दल और गरम दल जो है वो क्या हो गई, आपस में मिल गई लखनऊ समझौता में। तो अच्छी बात है, लक की बात है, तो लखनऊ हो जाएगा 1916। सूरत, किसी भी सूरत में इन दोनों को अलग होना था, तो गरम दल और नरम दल क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक है। तो ये सभी बात को आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से याद रख सकते हैं। और जो अगर बात की जाए यहाँ पे लाहौर जो अधिवेशन, बहुत बार पूछा गया लाहौर अधिवेशन के बारे में, तो लाहौर अधिवेशन देख लेंगे, जो कि आपका क्या हुआ था, 1929 में हुआ था। कौन सा अधिवेशन, यहाँ पे लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, यहाँ पे JL नेहरू जी थे, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। इसी में क्या हुआ था, जो पुण्य स्वराज क्या था, यहाँ पे पुण्य स्वराज क्या हो गया था, यहाँ पे पुण्य स्वराज का जो प्रस्ताव था वो क्या हुआ था, पारित हुआ था। और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस क्या किया गया था, यहाँ पे पहला रिपब्लिक डे क्या किया गया था, यहाँ पे मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। तो ये सभी जितने भी यहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन है उसे जुड़े वर्ष, स्थान, अध्यक्ष, ये सभी क्या किए जाते हैं, यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कौन सा चीज कब हुआ था, तो ये सभी चीज आप लोग याद रखेंगे। चलिए, ये सभी आपका दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप, तो सिंपली आप QR कोड को आप स्कैन करके क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी QR कोड को आप स्कैन करके आपके सामने जो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों कोड अलग अलग है, तो इसको स्कैन करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप, और इसको स्कैन करेंगे टेलीग्राम ग्रुप। ये आपको क्यों दिया गया है, तो ये आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारा जो भी यहाँ पे PDF होता है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में क्या कर दिया जाता है, सेंड कर दिया जाता है। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए।
और या फिर सिंपली आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं मगध एजुकेशन, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। और किसी भी प्रकार के दिक्कत रहे तो आपके सामने यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर लिख देते हैं 9234912802। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए सीधा बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। और ये जो आपका व्हाट्सअप ग्रुप है ये बिल्कुल ही सेफ है, इसमें आपका जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा वो केवल और केवल जो है वो मगध एजुकेशन की साइड ही आपको दिखाई देगा, बाकी आप दूसरे बच्चे से कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो जिनको भी ज्वाइन करना वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिल्कुल ये सेफ है। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरे से आप बात कर पाएंगे, ऐसा इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये एक कम्युनिटी ग्रुप है, यहाँ पे बिल्कुल सभी बच्चों के लिए बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन जो है वो स्रावित होता है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है। एड्रेनिल, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो इंसुलिन है ये जो है वो आपका पैनक्रियास से निकलता है। इंसुलिन जो है वो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, यहाँ पे ग्लूकोज की जो मात्रा है उसको क्या करता है, यहाँ पे कम करता है, ठीक है। जो हो गया बीटा सेल हो गया। बीटा सेल जो कि यहाँ पे आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में होती है, इसे ये क्या करते हैं, यहाँ पे इंसुलिन बनाती है। कौन, तो बीटा सेल। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ये जो है वो आपका यहाँ पे आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में होती है। और ये क्या करती है यहाँ पे, तो इंसुलिन को क्या करती है यहाँ पे, ये बनाती है, ठीक है। उसके बाद यहीं पे बात की जाए कि इंसुलिन की कमी से जो है, अगर इंसुलिन यदि कम हो जाए, इंसुलिन यदि कम हो जाए तो इससे क्या हो जाता है, तो इससे जो है वो डायबिटीज, मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस हो सकता है, ठीक है। डायबिटीज मेलिटस हो सकता है, मधुमेह हो सकता है, ठीक है। और जो फेडरिक बेंटिंग है और चार्ल्स चेस्ट ने क्या किया था यहाँ पे 1921 में क्या किया था, इंसुलिन की खोज की थी। किनके द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी, तो यहाँ पे फ्रेडरिक बेंटिंग और कौन, तो चार्ल्स वेस्ट और फेडरिक बेंटिंग के द्वारा क्या किया गया था, इंसुलिन की खोज की गई थी। कब, 1921 में खोज की गई थी। अगर यहीं पे बात की जाए यहाँ पे किसकी, तो यहीं पे अगर बात की जाए यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड की, तो ये जो है वो एड्रेनलिन कहाँ से आता है, तो ये जो एड्रेनलिन है ये आपका एड्रिनल ग्लैंड से आएगा, ठीक है। इसे ही क्या कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। एड्रेनलिन को क्या बोलते हैं यहाँ पे, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग को दिया गया यहाँ पे थायरॉक्सिन, तो जो थायरॉक्सिन है ये कौन सी ग्रंथि से हो जाएगा, तो ये थायराइड ग्लैंड से हो जाएगा। जो थायरॉक्सिन हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड से हो जाएगा। आयोडीन की कमी से क्या होता है, यहाँ पे ग्वाइटर होता है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे एस्ट्रोजन दिया गया है और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो आपका ओवरी से होगा, ठीक है। तो ये सभी बातों को आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया, किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। Which committee recommended the incorporation of fundamental duties in the constitution? किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। वर्मा समिति, स्वर्ण सिंह समिति, सक्रिय यहाँ पे सरकारिया आयोग या फिर आपका कोठरी आयोग। तो अभी जस्ट बताए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या किया गया था, मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़े गए थे। किसकी सिफारिश पे, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। कुछ क्वेश्चन पहले ही हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे बताए थे। कौन सा क्वेश्चन था एक बार देख लेंगे यहाँ पे। इसलिए बोलते हैं आपको क्या याद रखना है, देखिए यहाँ पे स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा यहाँ पे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन को, ठीक है। तो आपको जैसा बोले हैं कि एक्सप्लेनेशन को बस ध्यान से सुनते जाइएगा, केवल क्वेश्चन और आंसर टिक लगाने से नहीं होगा, काम चलेगा, ठीक है। तो ये जो है वो आपका कितना यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था, यहाँ पे जोड़ा गया था। पार्ट 4A में है, यहाँ पे कौन से अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल जो है 51A हो जाएगा, पार्ट 4A हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। शुरुआत में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। बाद में कितने हो गए, तो 11वां जोड़ा गया, और 11वां जो है वो कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो 86वां 86
संविधान संशोधन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, जो कि कब हुआ था, 2002 में हुआ था। इसमें क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना जो है वो माता पिता का क्या होगा, यहाँ पे 11वां मौलिक कर्तव्य होगा, ठीक है। और ये जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये कहाँ से ली गई है, तो ये जो है वो यूएसएसआर के संविधान से ली गई है। तो इन सभी चीजों को आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है, ठीक बात है। जल्दी से एक बार सभी लोग नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया, यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस नदी पर स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? तापी, नर्मदा, बेतवा या फिर चंबल। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, नर्मदा नदी पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में भी कहा, तो जबलपुर, मध्य प्रदेश में भी कहा, तो जबलपुर में स्थित है ये। धुआंधार के प्रसिद्ध जो यहाँ पे हो जाएंगे, धुआंधार के पास ही प्रसिद्ध है कौन, यहाँ पे भेड़ा घाट। कौन सा, धुआंधार के यहाँ पे नजदीक में ही है क्या, यहाँ पे भेड़ा घाट है, ठीक है। जो भेड़ा घाट है वो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मार्बल रॉक्स के लिए प्रसिद्ध है, तो मार्बल रॉक्स के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन हो जाएगा, यहाँ पे भेड़ा घाट हो जाएगा। नर्मदा जो नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी की अगर बात की जाए तो ये जो है वो अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक, अमरकंटक मतलब ये मध्य प्रदेश से निकलती है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो नर्मदा नदी है वो गिरती कहाँ पे है, तो अमरकंटक से तो निकलती है और गिरती है जाके कहाँ पे, तो अरब सागर में, मतलब कि अमरकंटक से अरब सागर तक का सफर क्या करती है, तय करती है। नर्मदा नदी जो है वो कौन सी वैली से होकर बहती है, तो नर्मदा नदी जो है ये रिफ्ट घाटी, मतलब क्या यहाँ पे रिफ्ट घाटी, रिफ्ट घाटी मतलब रिफ्ट वैली से होकर क्या करती है, यहाँ पे ये गुजरती है, होकर बहती है, ठीक है। इन सभी बातों को आपको याद रखना है। तो अगर यहाँ पे बोला जाए धुआंधार जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश के कौन से नदी पर स्थित है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नर्मदा नदी पर स्थित है। लेकिन यहीं पे बात की जाए जो इसका क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तापी नदी की, जैसे यहाँ पे दिया गया नर्मदा, यहाँ पे धुआंधार फल जलप्रपात जो है नर्मदा नदी के बारे में पूछा गया है, तो वैसे तो और भी यहाँ पे नदी है उसका भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे पूछा जाएगा तापी नदी की, तो तापी नदी का जो उद्गम हो जाएगा, अगर तापी नदी की बात की जाए तो तापी नदी का जो उद्गम होता है वो आपका कहाँ पे होता है, तो मुल्ताई, मुल्ताई आपका कहाँ है यहाँ पे, तो मुल्ताई जो है वो आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये भी कहाँ जाकर गिरते हैं, तो ये भी जो है अरब सागर में जाकर गिरती है, और ये नर्मदा नदी की तरह ही यहाँ पे रिफ्ट घाटी में बहती है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे गोदावरी नदी की, तो जो गोदावरी नदी है इसका जो उद्गम है, गोदावरी नदी का जो उद्गम है ये कहाँ पे हो जाएगा, तो ये गोदावरी नदी का जो उद्गम है ये आपका त्र्यंबकेश्वर में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, त्र्यंबकेश्वर में हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या करती है, गिरती है। अगर यहीं पे बात की जाए यहाँ पे कृष्णा नदी की, तो जो कृष्णा नदी है इसका जो उद्गम हो जाएगा वो आपका कहाँ हो जाएगा, महाबलेश्वर, इसका जो उद्गम हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, महाबलेश्वर हो जाएगा, ठीक बात है। ये जो है वो महाबलेश्वर कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में, बंगाल की खाड़ी में ये जाकर गिरती है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे कावेरी नदी की, तो जो कावेरी नदी है इसका जो उद्गम हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे ब्रह्मगिरी पर्वत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ी हो जाएगा। और ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी में कहाँ पे, तो कर्नाटक में, कहाँ पे, तो कर्नाटक का है। उसके बाद अगर बात की जाए जोग प्रपात जलप्रपात की, जोग जलप्रपात किसकी बात की जाए, जोग जलप्रपात की बात की जाए, तो ये जो हो जाएगा वो आपका शरावती, शरावती नदी पर क्या है ये स्थित है जोग जलप्रपात, ठीक है। तो ये सभी बातों को आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे क्या दिया गया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी को किस वर्ष एक यहाँ पे वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, इन विच ईयर वाज द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया established एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, 1988, 1990, 1992, 1995। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1992 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेबी को जो है 1992 में जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी क्या कर दिया गया था, यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो सेबी है, सेबी की जो स्थापना हुई थी, अगर यहाँ पे बात की जाए सेबी, तो सेबी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो सेबी की जो स्थापना हुई थी वो 1988 में हुई थी। ठीक है, सेबी एक्ट जो है वो 1992 के तहत जो है वो क्या करता है, एक लीगल पावर से मिले थे। और सेबी का जो हेड क्वार्टर है, यहाँ पे मुख्यालय है, वो कहाँ पे है, तो मुंबई में है। सेबी का जो यहाँ पे हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, यहाँ पे मुंबई में है। और सेबी जो है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो सेबी का जो मुख्य कार्य होता है वो शेयर बाजार को क्या करना रहता है, नियंत्रित करना रहता है, और निवेशकों के हितों की क्या करना रहता है, यहाँ पे रक्षा करना होता है। ठीक है, सेबी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज हो गया, जो म्यूचुअल फंड हो गया, जो ब्रोकर्स होते हैं, ये सभी पर क्या करता है, यहाँ पे निगरानी रखता है। तो ये उम्मीद करते हैं ये सभी बातें आप लोगों को यहाँ पे याद होंगे, अगर नहीं याद होंगे तो याद कर लिए होंगे। अगर यहीं पे बात कर दी जाए, यहाँ पे तो सेबी का बात हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर बात कर दी जाए यहाँ पे आरबीआई की, किसकी बात कर दी जाए, आरबीआई की बात कर दी जाए, तो आरबीआई जो है वो उसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी। कब हुई थी, 1935 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय हो जाएगा, हेड क्वार्टर हो जाएगा, वो आपका कहाँ हो जाएगा, तो मुंबई में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, तो मुंबई में हो जाएगा। और जो आरबीआई क्या है, एक भारत का एक सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। ठीक है, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, आरबीआई का जो यहाँ पे राष्ट्रीयकरण हुआ था, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था। ठीक है, और ये आरबीआई जो है वो क्या करता है, यहाँ पे भारतीय बैंकिंग प्रणाली को क्या करता है, यहाँ पे नियंत्रित करता है। ठीक है, अगर आरबीआई की बात हो गई तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे किसकी तरफ, यहाँ पे नबार्ड की तरफ। किसकी तरफ, यहाँ पे नबार्ड की तरफ। नबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1982 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय, इसका जो हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुंबई हो जाएगा। ठीक बात है। अगर यहीं पे बात कर दी जाए किसकी, तो यहाँ पे हम लोग को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात कर दी जाए। किसकी बात की जाए, यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को क्या लिख देते हैं, यहाँ पे एनएससी लिख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अगर यहाँ पे बात की जाए तो जल्दी से यहाँ पे माइंड में याद कीजिएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी वो 1993 में हुई थी। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज जो था वो कौन था, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज था, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पूछा जाए यहाँ पे दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज ये क्या था, यहाँ पे भारत का पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज वो कौन सा हो जाएगा, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए, किसकी बात की जाए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए, एसी का पूरा लिख लीजिएगा आप लोग। इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, 1875 में की गई थी। और यही जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये एशिया का, किसका, तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन सा हो जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सभी चीज को आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। एक चीज और लिख लीजिएगा यहाँ पे, किसका, तो यहाँ पे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया मतलब कि IRDAI, इसका जो यहाँ पे हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो हैदराबाद में। ठीक है, ये सभी चीज आप लोग का बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे याद रख सकते हैं। और ये क्या करता है, इंश्योरेंस सेक्टर को क्या करता है, यहाँ पे नियंत्रित करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पाइका किस राज्य के मुंडा समुदाय द्वारा यहाँ पे किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे पाइका इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस परफॉर्म बाय द मुंडा कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट, जल्दी से बताएंगे। तो ये जो हो जाएगा वो कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, कहाँ का हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, सोचेंगे सोचेंगे, झारखंड का हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का बिल्कुल सही आंसर होगा। ये जो पाइका होता है ये एक प्रकार का क्या है, यहाँ पे ये एक मार्शल नृत्य है। कैसा नृत्य है, तो ये एक मार्शल डांस है जो कि कहाँ का है, तो झारखंड का है। ठीक है, इसमें जो है वो तलवार और ढाल का क्या किया जाता है, यहाँ पे उपयोग किया जाता है। और ये जो नृत्य है वो आपका यहाँ पे जो है वो साहस, वीरता, ये सब युद्ध कौशल को क्या करता है, यहाँ पे दर्शाता है। और झारखंड में प्रमुख जो जनजातियां हैं वो आपका यहाँ पे जैसे हो गए मुंडा हो गए, संथाल हो गए, उराव हो गए, हो बिरहोर, इसमें क्या होता है, यहाँ पे शामिल होते हैं। तो ये सभी चीज को आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पे याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका पाइका पूछा जा सकता है, वैसे ही आपका झारखंड से रिलेटेड और भी पूछा जा सकता है। कौन सा, जैसे आपका छऊ, छऊ के बाद आपका जादुर याद रख सकते हैं, जदुर। और क्या याद रख सकते हैं, कर्मा। और क्या याद रख सकते हैं, यहाँ पे सोहराय। और क्या याद रख सकते हैं, डोमकच। ये सभी चीज कहाँ के हो जाएंगे, झारखंड के हो जाएंगे। अगर उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा के कौन हो जाएंगे, तो उड़ीसा के हो जाएंगे यहाँ पे कौन, पाई या सॉरी पाइका नहीं,
यहाँ पे घुमरा, क्या हो जाएगा, घुमरा। डालखाई, डालखाई के बाद आप क्या याद रख सकते हैं, पाइका, उड़ीसा का हो जाएगा, पाइका उड़ीसा का भी हो जाएगा यहाँ से। फिर और क्या याद रख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, ये पाइका है, पाइका नहीं है यहाँ पे, क्या है, पैका होगा, ठीक है, ये पाइका है और ये पैका है। फिर आपका क्या हो जाएगा, संबलपुरी। और क्या याद रख सकते हैं, रनपा। ये सभी कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा का। छत्तीसगढ़ का अगर बात की जाए तो आपका आ जाएगा पंथी। फिर आपका आ जाएगा राउतनाच, राउतनाचा। उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं इसमें, सैला। और क्या याद रख सकते हैं यहाँ पे, कर्मा। और क्या याद रख सकते हैं, सूबा। ये सभी छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। अगर यहाँ पे वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, पुरुलिया, पुरुलिया छऊ। और क्या याद रख सकते हैं, गंभीरा। और क्या याद रख सकते हैं यहाँ पे, रायवेंश। और क्या याद रख सकते हैं यहाँ पे, कीर्तन। ये सभी कहाँ के हो जाएंगे, यहाँ पे वेस्ट बंगाल के हो जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे आप नोट्स करके अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफर खान, या फिर सी गोपालाचारी, या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो फ्रंटियर गांधी किन्हें कहा जाता है, तो यहाँ पे खान अब्दुल गफार खान को। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी भी कहा जाता है यहाँ पे। और इन्हें जो है वो बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफार खान को जो है वो बादशाह खान के नाम से भी क्या किया जाता है, यहाँ पे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी के अलावा बादशाह खान के नाम से भी क्या किया जाता है, यहाँ पे जाना जाता है। इसने क्या किया था, यहाँ पे खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिद खिदमतगार, इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे खुदाई खिदमतगार संगठन की क्या की थी, यहाँ पे स्थापना की थी, ठीक है। इस संगठन को जो है वो यहाँ पे, ये जो संगठन था खुदाई खिदमतगार संगठन, इसे जो है वो लाल कुर्ती, क्या यहाँ पे, लाल कुर्ती आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है, रेड शर्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। किसे, तो खुदाई खिदमतगार संगठन को रेड शर्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। और ये जो थे वो क्या थे, महात्मा गांधी के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थे। कौन, अब्दुल खान अब्दुल गफार खान। इन्होंने ही क्या किया था, यहाँ पे इन्होंने जो है वो अहिंसा के मार्ग पर चलकर क्या किया था, यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन में ये भाग लिया था, जिसके कारण इनको 1987 में क्या मिला था, यहाँ पे भारत रत्न प्राप्त किए थे। ये भारत रत्न जो है वो खान अब्दुल गफार खान को कब मिला था, तो 1987 में इन्हें जो है वो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये जो है वो भारत रत्न पाने वाले, क्या, तो भारत रत्न पाने वाले फर्स्ट विदेशी, पहले विदेशी नागरिक थे, पहले विदेशी नागरिक थे। कौन, तो यहाँ पे खान अब्दुल गफार खान। जो यहाँ पे अगर बात की जाए राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को हो जाएगा, इजी सा है। नेताजी किन्हें कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। सीमांत गांधी हम लोग देख ही रहे, खान अब्दुल गफार खान को। बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो जो बाल गंगाधर तिलक है, यहाँ पे इजी वाला यहाँ पे नहीं लिखते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर से आपको रिविजन करवा देते हैं। तो जो बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक की अगर बात की जाए, गंगाधर तिलक, तो जो बाल गंगाधर तिलक है उन्हें क्या कहा जाता है, लोक मान्य कहा जाता है। क्या कौन से नाम से जानते हैं, यहाँ पे लोक मान्य के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लाला राजपत राय किसके हो जाएंगे, यहाँ पे लाला राजपत राय अगर पूछ ही लिया जाए, यहाँ पे लाला राजपत राय की, लाला राजपत राय जी की। तो इन्हें जो है वो पंजाब केसरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं हम लोग लाला राजपत राय को। अगर मदन मोहन मालवीय की बात की जाए, किनकी बात की जाए, तो मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मोहन मालवीय। तो जो मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे, इन्हें जो है कौन से नाम से जानते हैं, तो महा मना के नाम से जानते हैं, महामना के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे बात की जाए दादा भाई नौरोजी की, किनकी बात की जाए, तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी की बात की जाए, दादा भाई नौरोजी की, किनकी बात की जाए, दादा भाई नौरोजी की। तो दादा भाई नौरोजी तो जो थे, इन्हें जो है वो हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। यहाँ पे पहले वाले क्लास में भी देख चुके हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया।
दादा भाई नरोजी हो जाएंगे। अगर यहीं पे बात की जाए यहाँ पे सरोजनी नायडू, किनकी बात की जाए यहाँ पे, सरोजनी नायडू, तो जो सरोजनी नायडू हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे यहाँ पे, भारत कोकिला। कौन हो जाएंगे यहाँ पे, भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अगर यहीं पे बात की जाए रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ ठाकुर की, तो रविंद्रनाथ ठाकुर को यहाँ पे क्या बोला जाता है, गुरुदेव। क्या बोला जाता है यहाँ पे, गुरुदेव बोला जाता है। अगर चंद्रशेखर आजाद की बात की जाए, चंद्रशेखर आजाद का अगर पूछ लिया जाए, तो चंद्रशेखर आजाद जी को क्या बोला जाता है यहाँ पे, आजाद। ये तो नाम से ही पता चल जाएगा। भगत सिंह, जल्दी से बताएंगे भगत सिंह का, तो भगत सिंह का क्या हो जाएगा, शहीद ए आजम। ठीक है, तो ये सभी नोट्स आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे अपने अपने नोटबुक में लिख लेंगे। और लास्ट आपसे पूछा जाए यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन हो जाएंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान के जनक। भारतीय संविधान के जनक किन्हें कहा जाता है, तो भारतीय संविधान के जो जनक है वो किन्हें कहा जाता है, भारतीय संविधान के जनक, तो बी आर अम्बेडकर को। और कौन से आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे थे, ये जल्दी से बताएंगे आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे क्या बोला गया है, भारतीय संविधान की संचालक समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। भारतीय संविधान के संविधान सभा की संचालन समिति जो आपका स्टीयरिंग कमेटी थे उनके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो थे वो ये जो थे वो संविधान सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट भी थे। ये क्या थे, संविधान सभा के ये जो थे वो परमानेंट प्रेसिडेंट भी थे। कौन थे, तो परमानेंट प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे यहाँ पे संविधान सभा के, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, और 11 दिसंबर 1946 को इन्हें जो है वो क्या किया गया था, यहाँ पे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। कब चुना गया था, अस्थाई अध्यक्ष, तो 11 दिसंबर 1946 को। तो अब ये जो संविधान सभा की अगर बात आ ही गई है, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी, ये कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, कौन थे, तो डॉक्टर यहाँ पे सचिदानंद, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी जो थे, ये क्या थे यहाँ पे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी जो थे ये क्या थे, यहाँ पे अस्थाई अध्यक्ष थे। क्या थे, अस्थाई अध्यक्ष थे। कौन थे, तो अस्थाई अध्यक्ष मतलब कि यहाँ पे टेम्पोररी अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अगर बात की जाए तो ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के अध्यक्ष हो जाएंगे। प्रारूप समिति के अगर अध्यक्ष पूछा जाए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे यहाँ पे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। अगर यहीं पे बात की जाए यहाँ पे कि संविधान सभा के जो वाइस प्रेसिडेंट, संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, तो एच सी मुखर्जी हो जाएंगे। एच सी कौन हो जाएंगे, एच सी मुखर्जी हो जाएंगे। ये जो एच सी मुखर्जी थे ये कौन थे, तो संविधान सभा के, संविधान सभा के कौन हो जाएंगे यहाँ पे, उपाध्यक्ष हो जाएंगे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन से हो जाएंगे, एच सी मुखर्जी हो जाएंगे, एच सी मुखर्जी। तो ये सभी बातों को आपको याद रखना है। 9 दिसंबर को हुई थी पहली बैठक, जिसमें से 11 दिसंबर 1946 को जो है वो राजेंद्र प्रसाद को जो है वो क्या कर लिया गया था, यहाँ पे परमानेंट प्रेसिडेंट मतलब अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन जब यहाँ पे ये बना था संविधान सभा, तो उस समय यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, उस डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे। एच सी मुखर्जी जो थे वो कौन थे, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, ये सभी बातों को आपको याद रखना है। और संविधान को अडॉप्ट कब कर लिया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को जो है वो संविधान सभा के सदस्यों ने क्या किया था, संविधान पर हस्ताक्षर किया था। कब, तो 24 जनवरी 1950 को क्या किए थे, यहाँ पे साइन किए थे इस पे। और इसी टाइम में जो है 24 जनवरी 1950 को जन गण मन
जन गण मन को क्या कर लिया गया था, यहाँ पे राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिया गया था, राष्ट्रीय गान के रूप में क्या कर लिया गया था, यहाँ पे अपनाया गया था, ठीक है। और वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गान हो गया, तो अगर राष्ट्रीय गीत की बात की जाए तो इसे जो है वो इसी दिन अपनाया गया था। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत की क्या मिल गई थी, यहाँ पे दर्जा मिली थी, ठीक है। तो जनगण मन और वंदे मातरम दोनों क्या कब हो जाएंगे, यहाँ पे 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था, संविधान लागू हो गया था, भारत क्या बन गया था, एक रिपब्लिक गणराज्य बन गया था, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या बने गए थे, पहले राष्ट्रपति बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इलेक्ट्रिक करंट का जो यहाँ पे एसआई यूनिट है वो क्या होता है, तो सिंपल सा देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, वोल्ट दिया गया है, तो वोल्ट किसका हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का हो जाएगा। वोल्ट वोल्ट किसका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे, तो विभवांतर का किसका हो जाएगा, यहाँ पे विभवांतर का हो जाएगा, ठीक है। अगर यही पे बात की जाए जो एम्पियर है, एम्पियर किसका हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट किसका हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का हो जाएगा, ठीक बात है, इलेक्ट्रिक करंट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है, यहाँ पे विद्युत धारा होता है, क्या होता है, यहाँ पे विद्युत धारा होता है, ठीक है। जो ओम है, ओम किसका हो जाएगा, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस बोलने का मतलब क्या होता है, तो रेजिस्टेंस बोलने का मतलब होता है क्या यहाँ पे, तो विद्युत प्रतिरोध, ठीक है। वाट किसका हो जाएगा, तो वाट हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर का। वाट किसका हो जाएगा यहाँ से, इलेक्ट्रिक पावर का। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे विद्युत, कहीं पे अगर हिंदी में मिस्टेक हो गया होगा तो के लिए सॉरी, कहीं पे लिखने में फ्लो फ्लो में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, लेकिन बाकी लिखा हुआ बाकी जो सही वो सही रहेगा। तो विद्युत क्या हो जाएगा यहाँ पे, पावर, यहाँ पे विद्युत क्या हो जाएगा, शक्ति, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वाट हो जाएगा। तो किसका पूछा गया था, इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सेकंड 5 ईयर प्लान कल ही बताए थे, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पे आधारित थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो पहली जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, फर्स्ट कब हुआ था, फिर से रिपीट, 1951 से 1956 तक चला था। सेकंड जो था वो आपका कब से कब तक था, जो सेकंड आपका पंचवर्षीय योजना था यहाँ पे 1956 से 1961 तक चलेगा, ठीक है। जो तृतीय यहाँ पे थर्ड जो आपका हो जाएगा वो कब से कब तक था, तो 1961 से यहाँ पे 1966 तक था। उसके बाद आपका प्लान हॉलीडे था, कब से, यहाँ पे 3 साल का प्लान हॉलीडे था, 1966 से यहाँ पे 69 तक क्या था, यहाँ पे 1969 तक क्या था, यहाँ पे प्लान हॉलीडे था, बीच में ब्रेक था, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ था आपका 1969 से 74, इसी प्रकार हमारा चलता गया। और लास्ट जो था यहाँ पे ट्वेल्थ, ट्वेल्थ जो 5 ईयर प्लान था वो कब से कब तक था, तो 2012 से 2017 में था, ठीक है। ये लास्ट 5 ईयर प्लान था, ठीक है। उसके बाद आपका 1 जनवरी को क्या हो गया था, यहाँ पे प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग की क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी, यही हम लोग पढ़े थे। और जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में आपका क्या आया था, गरीबी हटाओ का नारा था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में क्या था, यहाँ पे गरीबी हटाओ का नारा था, ठीक है। फोर्थ 5 ईयर प्लान क्या था, विकास के साथ स्थिरता की बात करता है। योजना अवकाश में क्या हो गया था, यहाँ पे 3 वार्षिक योजनाएं क्या की गई थी, यहाँ पे एनुअल प्लान क्या की गई थी, यहाँ पे चलाई गई थी। और जो आपका यहाँ पे थर्ड जो 5 ईयर प्लान था, इसमें जो है वो 1965 में क्या हो गया था, तो 1965 में आपको बताया था क्या हो गया था, यहाँ पे भारत पाक युद्ध जो है वो इसी दौरान हुआ था। इसका मुख्य यहाँ पे फोकस किस पे था, कृषि और आत्मनिर्भरता पर था। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, ये जो था वो आपका भारी उद्योग पे आपका क्या था, यहाँ पे औद्योगिक विकास को किसके पे फोकस था, यहाँ पे भारी उद्योग पे फोकस था। और जो आपका फर्स्ट था वो होमर डोमल मॉडल पे आधारित था, और यहाँ पे कृषि और सिंचाई पे ज्यादा फोकस था। तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो किस पे आधारित था, यहाँ पे कौन से मॉडल पे, तो आपका महानवोलिस मॉडल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेकंड का जो यहाँ पे
सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो लक्ष्य था ये हम लोग नहीं देखे थे। तो अब देखिए थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, डेली डेली पढ़ते जाएंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ते जाएंगे। यही नहीं कि फिर से यही सब रिपीट करके छोड़ देंगे, नहीं, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करेंगे। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है यहाँ पे कि थोड़ा सा ही बताएं, नहीं, आगे जाके देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा सा आपको आज लोड देंगे, फिर कल थोड़ा सा और बताएंगे, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके करके करते करते आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो कितना रखा गया था, 4.3%। लेकिन जो प्राप्त हुआ था वो कितना हुआ था, 4.2%। यहाँ पे कम प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसी के समय में यहाँ पे क्या हुआ था, तो इसी समय जो है वो आपका क्या रखा गया था, यहाँ पे द्वितीय पंचवर्ष योजना के दौरान ही आपका क्या हो गया था, यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, उसके बाद दुर्गापुरा स्टील प्लांट, ये सभी क्या हो गए थे, भारी उद्योग क्या हो गए थे, इसकी स्थापना की गई थी। किसके सहयोग से, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो जैसे आपका यहाँ से पूछा जाएगा कि भिलाई जो है यहाँ पे स्टील प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट जो है, क्या लिख देते हैं, एसपी मतलब स्टील प्लांट लिख लीजिएगा इसको पूरा। तो भिलाई स्टील प्लांट जो है वो आपका यूएसएसआर मतलब किसका, यहाँ पे रूस, किसका हेल्प से, यहाँ पर रूस की सहयोग से क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी भिलाई स्टील प्लांट। उसके बाद आता है यहाँ पर राउरकेला स्टील प्लांट की। तो राउरकेला जो स्टील प्लांट है ये आपका कहाँ पे है, तो ये जो है वो आपका उड़ीसा में है। और राउरकेला जो है वो जर्मनी के सहयोग से आया था। किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। भिलाई जो आपका स्टील प्लांट है ये है कहाँ पे, तो अगर इसकी बात की जाए तो ये जो है वो छत्तीसगढ़ में है। अगर यहाँ पे राउरकेला की बात की जाए तो राउरकेला जो हो जाएगा वो कहाँ का हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा वो उड़ीसा का हो जाएगा। ठीक बात है। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे भिलाई, यहाँ पे इसके बाद बात की जाए यहाँ पे दुर्गापुरा स्टील प्लांट की। तो जो दुर्गापुरा स्टील प्लांट है ये आपका ब्रिटेन से, किससे, यहाँ पे ब्रिटेन की सहयोग से। ब्रिटेन मतलब क्या, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम की सहयोग से ये आया था। उसके बाद ये दुर्गापुर स्टील प्लांट है, ये है कहाँ पे, तो ये जो है वो वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये सभी बातों को आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। 1956 में ही क्या किया गया था, 1956 में, यहाँ पे 1956 में जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था। मिक्स्ड इकोनॉमी को क्या किया था, यहाँ पे अपनाया गया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान ही 1956 में, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी को क्या कर दिया गया था, यहाँ पे अपनाया गया था। और पहला जो औद्योगिक नीति में जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी की क्या रखी गई थी, यहाँ पे नींव रखी गई थी। कब, तो 1948 में। ठीक है, इन सभी बातों को आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही। आज हम लोग का ये 20 क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो हम लोग मिलते हैं कब, तो हम लोग मिलते हैं कल ठीक कितने बजे, 11 बजे। डेली जो आप लोगों का क्लास का टाइमिंग है वो डेली कितने बजे है, 11 बजे है। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, QR कोड का स्कैन करके, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का और कम्युनिटी ग्रुप का जो लिंक है वो क्या कर देगी, यहाँ पे दिया हुआ है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली जो हम लोग का क्लास का टाइमिंग रहेगा वो डेली कितने बजे रहेगा, तो 11 AM पे। ठीक है, तो इसको आप क्या करिएगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कहीं पे किसी भी प्रकार का दिक्कत रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर दीजिएगा, जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही। उम्मीद करते हैं यहाँ पे जितने भी हम लोग टॉपिक पढ़े हैं उन सभी को आप लोग अच्छे तरीके से कॉपी में नोट्स कर लिए होंगे। और जो अभी जस्ट जो है वो आप कुछ देर में आप इसको भी क्या कर लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो आप लोग लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आपका जब भी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो तो आप लोगों का नोटिफिकेशन जो मिस ना हो, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं हम लोग कल ठीक कितने बजे, 11 बजे नेक्स्ट क्लास में। वैसे ही हम लोग करेंगे 20 क्वेश्चन, लेकिन केवल 20 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, उसमें सारे जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे उसके जितने भी यहाँ पे अगल बगल के टॉपिक रहेंगे सारी चीज को हम लोग कवर करते जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कल हम लोग ठीक 11 बजे। सभी लोग को धन्यवाद।